नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजधर्म। हम यहाँ मौजूद हैं देश की संसद के बाहर विजय चौक पर। और राजधर्म में सबसे पहले बात करेंगे उस विधेयक की जो आज लोकसभा में पेश किया गया, वन नेशन वन इलेक्शन का बिल, यानी एक देश एक चुनाव का ये बड़ा कदम सरकार ने उठाते हुए इससे जुड़ा हुआ संविधान संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश कर दिया। लेकिन ये विधेयक पेश करने के लिए विपक्ष की तरफ से वोटिंग की मांग की गई। विपक्ष चाहता था कि ये बिल पेश ही ना हो, इसलिए डिवीजन की मांग पर लोग जो स्पीकर थे उन्होंने वोटिंग को अनुमति दी और बहुमत से इस बिल को स्वीकार कर लिया है लोकसभा में। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस बिल ने अपनी पहली दहलीज को आज पार कर लिया। सरकार ये साफ कर चुकी है कि इस बिल को अब जेपीसी के हवाले किया जाएगा ताकि इस पर और विचार मंथन किया जा सके। ये जो संविधान संशोधन विधेयक 129वां संविधान संशोधन विधेयक आज पार्लियामेंट में पेश किया गया है, इसके साथ कुछ और बिल भी हैं जो एक देश एक चुनाव को की दिशा में जरूरी थे। आपको उनके बारे में भी बता दें। 3 कानून आज पेश किए गए हैं, 3 बिल पेश किए गए हैं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 शामिल है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991 और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ये भी शामिल हैं। यानी ये यूनियन टेरिटरीज में भी चुनावी प्रक्रिया में फेरबदल करने वाले बिल। इसके साथ साथ पूरे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करने संबंधित बिल को आज लोकसभा में पेश कर दिया गया। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के इस बिल का विपक्ष ने पूरा विरोध किया है। उनकी बात सुनने से पहले आज इस बिल को पेश करते हुए देश के कानून मंत्री ने क्या कहा, वो पहले आप सुनिए। ये दोनों कानून संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध का आधार ये है कि इस सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। The Constitution 129th Amendment Bill 2024 further to amend the Constitution of India। तो इस बिल के खिलाफ बोलने वालों में कांग्रेस पार्टी तो शामिल थी ही, जिसमें मनीष तिवारी ने सबसे पहले अपनी बात रखी। मनीष तिवारी ने कहा कि ये बिल संविधान सम्मत ही नहीं है, इस बिल को पेश ही नहीं होना चाहिए। गौरव गोगोई की बात आपने सुन ली, वो जेपीसी में भेजने की मांग कर रहे थे। इनके अलावा टीएमसी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, डीएमके की तरफ से और बहुत सारे विपक्षी दल थे। एआईएमआईएम की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी, सबने इस बिल का विरोध किया। लेकिन मजेदार बात यह है, विपक्ष भी कह रहा है कि इस बिल को जेपीसी को भेजा जाए और सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि हम जेपीसी में भेजने के लिए तैयार हैं। फिर हंगामा किस बात का? कानून मंत्री वहां मौजूद थे, गृहमंत्री उस वक्त वहां मौजूद थे और गृहमंत्री अमित शाह ने तो यह भी बताया कि जब यह बिल कैबिनेट में पेश किया गया था, कैबिनेट में पास किए जाने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया था कि और चर्चा के लिए इस बिल को जेपीसी के पास भेजा जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। गृहमंत्री ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था कि इसको जेपीसी के हवाले किया जाएगा इस बिल को। अब गृहमंत्री के बयान के बाद फिर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल खड़े हुए और उन्होंने स्पीकर से कहा कि मैं इसके लिए एक जेपीसी गठन की आपके सामने एक प्रस्ताव रखता हूं ताकि इस बिल को हम जेपीसी के पास भेज पाएं। लेकिन विपक्ष
इस बिल के पेश करने की स्टेज पर ही डिवीजन चाहता था, यानी कि मतदान चाहता था। तो स्पीकर ने मतदान भी कराया, लेकिन यह वोटिंग 2 बार करानी पड़ी। पहली बार जो वोटिंग हुई उसमें इस बिल को इंट्रोड्यूस किए जाने के पक्ष में 220 वोट पड़े, जबकि यह बिल इंट्रोड्यूस ही ना हो, मतलब इस बिल के खिलाफ 149 वोट पड़े। बहुत सारे सांसद ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि चूंकि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के जरिए इस नई पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग कराई जा रही थी, स्पीकर ने भी इस बात को कहा था कि हो सकता है इसमें कुछ लोगों को दिक्कत हो, तो विपक्ष ने मांग की कि अब पर्ची से भी मतदान होना चाहिए। स्पीकर इसके लिए भी राजी हो गए। तो दूसरी बार जब वोटिंग हुई तो पर्ची से वोटिंग हुई, और पर्ची से वोटिंग के बाद जो नतीजा निकला वो पहली बार से भी ज्यादा पक्ष में था। इस बार इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के पक्ष में 269 वोट पड़े, पहले 220 पड़े थे, बाद में जब मैनुअल वोटिंग हुई तो 269 वोट पड़े, और इस बिल के खिलाफ 198 यानी 198 बिल वोट रजिस्टर किए गए। असदुद्दीन ओवैसी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि यह बिल दरअसल क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की एक कोशिश है। This bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 14(19). This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. I oppose this bill. अब आपने असदुद्दीन ओवैसी को सुना, ये अकेले ऐसी बात करने वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक नई बात कह दी कि ये इनडायरेक्टली प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को देश में स्थापित करने की कोशिश है। जैसे अमेरिका वगैरह में चुनाव होता है, सीधे राष्ट्रपति के लिए कौन राष्ट्रपति बनेगा, लोग सीधे उम्मीदवार को वोट करते हैं। भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। आप सांसद चुनते हैं, सांसद देश का प्रधानमंत्री चुनता है या राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री चुनता है। उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल इससे जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको फायदा होगा, क्षेत्रीय दल, रीजनल पार्टीज समाप्त हो जाएंगी। यह कोशिश की जा रही है इस बिल को लाने के जरिए। असदुद्दीन ओवैसी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सिर्फ उन्होंने विरोध नहीं किया, अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव खड़े हुए। धर्मेंद्र यादव ने भी ये बात कही कि यह बिल पिछड़ा विरोधी है, यह बिल दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है और मुस्लिम विरोधी भी है। खासतौर पर उन्होंने कहा, धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, और उन्होंने कहा कि यह बिल दरअसल देश में तानाशाही लाने की कोशिश है। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। और ये संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। अब ये बड़ी गजब बात है कि सभी सांसद खड़े होकर के विपक्षी दलों की ये कह रहे हैं कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, और यहां तक कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ करने का अधिकार तो देश की पार्लियामेंट को भी नहीं है। मतलब ये बिल लाने का और इसमें जो प्रस्तावित संशोधन है वो करने का हक ही नहीं है देश की पार्लियामेंट को, देश की संसद को, क्योंकि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ है और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है वो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन देश में जब पहली बार चुनाव हुआ था 1952 में, तब ऐसे ही लोकसभा और राज्यसभाओं के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए गए थे। 1952 का चुनाव, 1957 का चुनाव, 1962 का चुनाव, 1967 का चुनाव, 1967 तक देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते थे। तो आज सत्ता पक्ष पूछ रहा है क्या उस वक्त जो चुनाव कराए जा रहे थे वो देश की मूल भावना के विपरीत थे, संविधान के खिलाफ थे, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ थे? और ये सिलसिला टूटा कैसे, तो आपको यह भी जानना चाहिए। 1968-69 में पहली बार राज्य सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, कुछ राज्यों की। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि केंद्र की सरकार ने आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए, अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वहां की विधानसभाओं को भंग कर दिया, राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया, और इसीलिए देश का चुनाव और राज्यों का चुनाव एक साथ कराने की ये जो साइकिल थी, जो क्रम था, वो टूट गया। 1970 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया और उन्होंने देश की संसद को भंग करने की सिफारिश कर दी।
तो वो भी लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, और उसके बाद कभी देश में एक साथ ये चुनाव नहीं हुए, यानी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ नहीं हुए। 1967 के बाद 1972 में भी अगर ये सिलसिला एक साथ चलता तो शायद आज तक चल रहा होता, लेकिन इसकी वजह भी हमने आपको बताई है। आज विपक्ष जब कहता है कि दरअसल ये संविधान के खिलाफ कदम उठा रही है ये सरकार, तो पूछा तो जाएगा कि आजादी के बाद फिर इतने सालों तक इसी तरीके से चुनाव क्यों हुए थे। कि प्रधानमंत्री की मंशा थी कि सब स्तर पे चर्चा हो, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन देश की अनिवार्यता है। लेकिन जेपीसी में भेज दो, जेपीसी में चर्चा होगी, हर स्तर पे चर्चा होगी। ये खामखा नरेंद्र मोदी जो चीज को लावे उसका विरोध करना नरेंद्र मोदी जी का कोई इच्छा नहीं है। उनकी इच्छा है कि हर स्तर पर चर्चा हो। आज अमित भाई ने कह दिया, पहले प्रधानमंत्री ने कहा, अभी जेपीसी जाएगा। अखिलेश यादव जी की भावना हो सकता है, उनको तो मुसलमान का हित चाहिए। अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे हिंदू का नहीं चाहिए। अब आपके मन में भी ये प्रश्न होगा कि अब आगे क्या देश में चुनाव एक साथ ही होंगे, और अगर ऐसा है तो फिर कब से। पहले अभी का फैक्ट कि ये एक देश एक चुनाव वाला जो संविधान संशोधन बिल है ये जेपीसी को भेजा जा चुका है। मतलब अब अगला सत्र जो पार्लियामेंट का होगा उसमें इस पर चर्चा हो सकती है, और अगर सरकार को ठीक लगेगा तो वो उसको पास कराने की कोशिश करेगी। अब अगर मान लें अगले सत्र में ये बिल पास भी हो जाए तो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कब से एक साथ कराए जाएंगे। 24 का चुनाव तो अभी हुआ है, अगला चुनाव लोकसभा का 2029 में होना है। इस बीच में बहुत सारी विधानसभाओं के चुनाव होंगे। अब जो प्रक्रिया जो इस बिल में बताई गई है वो ये कि राष्ट्रपति एक अपॉइंटेड डेट की अधिसूचना, उनके एक अपॉइंटेड डेट बताई जाएगी जिसकी अधिसूचना जारी की जाएगी, यानी इस अपॉइंटेड डेट पर इलेक्शन होना है। ये इस बिल के अंदर प्रावधान है, और वो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने वाली तिथि होगी। तो अब जो मुमकिन लग रहा है वो ये कि 2029 में तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अपॉइंटेड डेट की अधिसूचना नहीं जारी हुई है। ये तो बिल अभी चर्चा के लिए रखा जाएगा। 2034 के इलेक्शन के लिए ये मुमकिन है कि वो अपॉइंटेड डेट जारी की जाए, और 2034 में अगर ये बिल पास हो जाता है तो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की गुंजाइश नजर आती है। संविधान संशोधन 129 में जो संशोधन लाने के लिए लाए हैं बिल, मैं और मेरी पार्टी इसका विरोध इसलिए करती है कि ये बिल इस देश की संवैधानिक संस्था, संविधान और जनतंत्र को खत्म करके तानाशाही की ओर बढ़ने का काम है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आप खर्चे की बात करते हैं, जिसको 1 साल होगा उसके 4 साल में आपके जनतंत्र की हत्या करने का काम ये संविधान संशोधन, ये जो बिल लेके आए हैं, ये करने का काम करेगा। अब जरा बात कर लेते हैं कि इस बिल के समर्थन में क्या तर्क दिए जा रहे हैं, इसके विरोध में क्या बातें कही जा रही हैं। समर्थन करने में जो बातें बताई जाती हैं उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश के ऊपर चुनावी प्रक्रिया में खर्च का बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है। अब इसके अलग अलग आंकड़े दिए जाते हैं। कुछ कई जो आंकड़े हैं, कहा जाता है कि एक लोकसभा चुनाव में, जैसे अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ, ये टीडीपी के सांसद सदन में बोल रहे थे, उन्होंने एक अनुमान दिया कि 10,000 करोड़ रुपए में देश का लोकसभा का चुनाव कराया गया, एक इलेक्शन पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। और इसी तरह अगर आप बाकी सारे राज्यों के चुनाव में जो खर्च होता है उसको जोड़ लें, ये उनका अनुमान था, 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च आता है सारे चुनावों को अगर आप एक 5 साल की अवधि में जोड़ लें तो। अब उनका कहना था कि इस बिल के आने के बाद इसमें 40% से ज्यादा की कमी की जा सकती है, यानी इतना पैसा, इतना रुपया देश का संसाधन बचाया जा सकता है, उसको देश के और विकसित विकास के कामों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह है तर्क नंबर 1। दूसरा लॉजिक जो इस बिल के पक्ष में दिया जाता है वो ये कि जब एक बार कहीं भी लोकसभा का चुनाव हो या किसी राज्य का चुनाव होता है तो उस वक्त जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है उसमें देश की सारी प्रशासनिक मशीनरी इस्तेमाल की जाती है। वही सरकारी सेवाएं जो और कामों में लगी होती हैं फिर वो चुनाव कराने के काम में लग जाती हैं। इससे जो नॉर्मल बिजनेस होता है, एक सरकार का जो बुनियादी काम है, सरकारी तंत्र का जो काम है, वो उससे अलग हटकर किसी और काम में लग जाता है। इससे भी विकास के काम बाधित होते हैं। ये दूसरा लॉजिक दिया जाता है। और निरंतरता काम करने की टूटती है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्क, वो बाधित होता है।
एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये लॉजिक देते हुए ये कहा था कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो जिन अफसरों को वो अपने बहुत महत्वपूर्ण कामों में डिप्यूट करते थे, लगाते थे, कहीं कोई चुनाव आ जाता था, लोकल बॉडी इलेक्शन आ जाता था या किसी और राज्य में चुनाव हो गया तो इलेक्शन कमीशन अफसरों को मांग लेता है। वो अफसर जो है किसी भी राज्य से मांगे जा सकते हैं। तो उनका कहना था इससे काम का बड़ा हर्जा होता है। अगर सारे राज्यों के चुनाव एक साथ लोकसभा के साथ कराए जाएंगे तो काम की वो निरंतरता नहीं टूटेगी। ऐसे और बहुत से लॉजिक दिए जाते हैं। इसके खिलाफ जो लोग हैं उनका क्या कहना है? जैसे अभी आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी का कि इससे क्षेत्रीय दल, रीजनल पार्टीज कमजोर हो जाएंगी। जब एक बार में चुनाव कराया जाएगा, एक वोटर को 2 वोट देने होंगे। अपने राज्य में वो किसकी सरकार चुनना चाहता है और देश का प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहता है, या लोकसभा में किस पार्टी को वोट देना चाहता है। उनका ये कहना है कि इसमें सत्ताधारी दल जो केंद्र में होगा उसको एक एडवांटेज मिलेगा, उसको बल मिलेगा। और इसीलिए किसी ने कहा कि यह तानाशाही लाने का नया जरिया है, किसी ने कहा यह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्थापित करने की कोशिश है, या इससे रीजनल पार्टीज कमजोर हो जाएंगी। मनीष तिवारी जैसे जो कि कानून को भी अच्छी तरह से समझते हैं, ऐसे विद्वान सांसद ने आज ये कहा कि ये बिल संविधान की मूल भावना या मूल बेसिक स्ट्रक्चर पर एक आघात होगा और ये पार्लियामेंट जो है उसको ये अख्तियार ही नहीं है, उसके पास ये पावर्स ही नहीं है कि वो इस किस्म का परिवर्तन संविधान के अंदर कर सकती है। आज जब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तो बहुमत की जरूरत थी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, या लोकसभा उसको स्वीकार करे उसके लिए। वो मेजोरिटी तो आज दिखाई दे गई, लेकिन इसको बिल को पास कराने के लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होगी। इसके अलावा देश में जितनी राज्य हैं, जितनी विधानसभाएं हैं, आधी से ज्यादा विधानसभाओं को इस बिल को अपने अपने यहां पर रेटिफाई करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, तब जाकर के ये संविधान संशोधन होंगे। तो इसकी प्रक्रिया बड़ी लंबी है। अच्छी बात क्या है, सरकार ने शुरुआत में ही यह कह दिया कि वो इस बिल को लेकर किसी हड़बड़ी में नहीं है। वो चाहती जरूर है कि देश में एक देश एक चुनाव का कानून लागू हो, लेकिन इसके लिए वो आम सहमति बनाना चाहती है। इसीलिए इस बिल को जेपीसी के हवाले किया जाएगा। आज गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने तो जब बिल कैबिनेट में आया था उसी वक्त ये कह दिया था कि इस बिल को और विचार विमर्श के लिए जेपीसी के सुपुर्द किया जाना चाहिए। तो जब जेपीसी को बिल जा ही रहा है तो फिर इसका विरोध अभी करने की क्या जरूरत है, ये सवाल उठ रहा है। जिस तरीके से आज तमाम विपक्षी दलों ने खड़े होकर के अपनी अपनी बात कही, स्पीकर लगातार ये कहते रहे कि अभी तो बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, आपको जब इस बिल पर चर्चा होगी तो मैं ज्यादा समय दूंगा, आप खुलकर लंबे चर्चा में आप भाग लीजिएगा। लेकिन सब लोग आज ही इस बिल का विरोध करने पर आमादा थे। खैर, बहरहाल अब ये जेपीसी के हवाले किया जा चुका। अब देखना ही होगा कि अगले सत्र में अब ये जेपीसी की रिपोर्ट अगर मिल जाती है तो क्या हम ये उम्मीद करें कि अगले सत्र में इस बिल को पास कराने की कोशिश सरकार करेगी। कुछ और रिएक्शंस हैं कि आज आप वन नेशन वन इलेक्शन से बड़े विरोध में खड़े हो रहे हैं। ये आपके कारण वन नेशन वन इलेक्शन लाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने जो 1952 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन था, उसको आपने आर्टिकल 352 लगा करके स्टेट्स को बारंबार चुनी हुई सरकारों को गिरा करके आपने कई राज्यों में अलग अलग चुनाव की परिस्थिति ला करके खड़ी कर। Article 356. I'm sorry. I stand corrected. Article 356. Now, Article 356 have been used 90 times. Nehru ji used 8 times. Indira Gandhi ji used 50 times, half a century. Rajiv Gandhi ji used 9 times. Manmohan Singh used 10 times. आप बताइए, संविधान की ग्लोरियस जर्नी में ये बातें आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए कि आपने किस तरीके से चुनी हुई सरकारों को एक बार नहीं बारंबार गिराया और इस तरीके से देश को हर तरीके से मुसीबत में डालने का काम किया। चलिए, तो आज एक महत्वपूर्ण बिल जो है वो पेश हुआ है, इसकी बात हम आपके सामने कर रहे थे। अब जरा संभल से आ रहा अपडेट आपको बता दें। 85% मुस्लिम आबादी वाला इलाका है संभल। यहां पर इस वक्त सनातन का मंगल चल रहा है, ये आप कह सकते हैं। अभी 46 साल से बंद पड़ा एक बहुत प्राचीन मंदिर वो मिला, उसका जीर्णोद्धार हो गया। वहां वो शिव मंदिर है, शिवलिंग अंदर से मिला, बजरंगबली हनुमान जी की मूर्ति अंदर से मिली। अब वहां पर भजन कीर्तन आरती की आवाजें गूंज रही हैं। 14 दिसंबर को खगुसराय में ये करीब 300 साल पुराना मंदिर
मिला था, लेकिन ये पूरी तरीके से अतिक्रमण से घिरा हुआ था। वो अतिक्रमण भी अब हटाया जा रहा है। 1978 के दंगों के बाद से ये मंदिर बंद था। आज एक और मंदिर मुस्लिम इलाके, मुस्लिम मोहल्ले से ही सामने आया है, और ये राधा कृष्ण का मंदिर है। इस मंदिर में राधा कृष्ण जी की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं, और इस मंदिर को भी हिंदुओं के पलायन की वजह से वीरान होना पड़ा था। ये बात अब सामने आ रही है। तो ये दो मंदिर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक जो 1978 से 1978 से बंद पड़ा था, खग्गूसराय इलाके के अंदर ये मंदिर है जिसके अंदर शिवलिंग मिला था, और दूसरा ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है वो जो अभी सामने आया है। अब वहां पर भी साफ सफाई की जा रही है। चंबल के इस नए मंदिर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। घनी मुस्लिम आबादी के बीच में ये मंदिर है। सराय तरीन इलाका है, राधा कृष्ण मंदिर है। ये ऐसा इलाका है जहां के स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ हिंदू लोग जाते भी नहीं है। डर की वजह से हिंदू लोग इस इलाके में आते भी नहीं। और सालों पहले हिंदुओं की एक बड़ी आबादी यहाँ रहती जरूर थी, इसने बाद में यहाँ से पलायन कर लिया था। तीज त्योहारों पर वो यहाँ आया करते थे, जल्दबाजी में पूजा करके चले जाते थे, और बाकी वक्त मंदिर ऐसे ही वीरान बंद रहता था। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ के राज में संभल में इन मंदिरों में रौनक दिखाई दे रही है। आज मुस्लिम इलाकों के अंदर एक बार फिर से हिंदू जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इन मंदिरों में पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। इस मंदिर की पूरी रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये भी आपको बताएंगे हिंदुओं ने यहां से पलायन किया क्यों। एक तस्वीर और उससे पहले देख लीजिए आप, खग्गूसराय की इलाके की तस्वीरें हैं। शिव मंदिर के पीछे जो अवैध निर्माण था उसको किस तरीके से हटाया जा रहा है। प्रशासन की सख्ती के बाद मकान मालिक मतीन अहमद खुद ब खुद इस अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलवा रहे हैं। अवैध निर्माण को हटाने में बहुत एहतियात भी बरता जा रहा है, ताकि इसका मलबा जो नीचे मंदिर है उसके ऊपर, या वहां से मिला जो एक और कुआं है, प्राचीन कुआं, उसके ऊपर वो मलबा जो है जाकर के ना गिरे। 4 दिनों के अंदर इस लगभग 100% मुस्लिम आबादी वाले इलाके का माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। 40 साल से जो मंदिर बंद पड़ा था, हनुमान चालीसा गूंज रही है, बजरंगबली की प्रतिमा और शिवलिंग का श्रृंगार किया गया है। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार यहां देखने को मिल रही है आजकल। और अब मंदिर के परिक्रमा मार्ग पर जो अवैध निर्माण है उससे भी इस मंदिर को मुक्त कराया जा रहा है। प्राचीन शिव मंदिर है जिसके कपाट 46 साल के बाद खुले हैं, लेकिन इसके आसपास बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किया गया है। मंदिर के बाईं तरफ मतीन अहमद ने पूरे परिक्रमा मार्ग पर ही कब्जा कर लिया है। एक तरीके से मंदिर का परिक्रमा मार्ग 3 तरफ से तो खुला है, लेकिन एक तरफ से मतीन अहमद के मकान के अतिक्रमण ने उसको बंद कर दिया है। परिक्रमा के दौरान आप सब जानते हैं मंदिर के चारों तरफ घूमा जाता है, लेकिन परिक्रमा मार्ग पर अवैध तरीके से एक छज्जा बना दिया गया। हालांकि अब उस छज्जे को ये मकान मालिक खुद ही गिरा रहे हैं। अब 46 साल से ये मंदिर बंद क्यों था, ये भी जानिए। मुस्लिम मोहल्लों में से हिंदू परिवारों ने पलायन क्यों किया, इसको लेकर मंदिर का निर्माण कराने वाले रस्तोगी परिवार ने एक बड़ी बात बताई। रस्तोगी परिवार ने आज मंदिर में जाकर पूजा किया, और इसके बाद इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि मंदिर करीब 300 साल पुराना है, और इसके चारों तरफ 4 फुट का एक परिक्रमा मार्ग बना हुआ था। मंदिर के बिल्कुल बगल में सटा हुआ एक पीपल का पेड़ भी था, वो भी अब नजर नहीं आता है। रस्तोगी परिवार ये बता रहे हैं कि 1978 के दर्दनाक दंगों में हुआ क्या। उन्होंने बताया कि 78 के दंगों के बाद यहां एक ऐसा भय का माहौल था कि हिंदू परिवारों को अपना जान माल बचाने के लिए इलाका छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ा। 46 साल पहले संभल में क्या हुआ था, हिंदू परिवारों पर क्या अत्याचार हुए थे, और क्यों अपना घर ही नहीं अपने आराध्य को छोड़ने को भी उनको मजबूर होना पड़ा। सुनिए खुद इस परिवार के लोगों की जुबानी। विष्णु जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, पहले तो इस मंदिर का इतिहास बताइए कि मंदिर कितना पुराना है, किसने बनवाया और कब बनवाया। मंदिर तो हम अपने जन्म से देखते आ रहे हैं वहाँ खग्गूसराय में। हाँ। और हमारे दादा ये बताते थे, हमने अपने परदादा तो कुछ देखा नहीं, दादा ये बताते थे कि लगभग 300 साल पुराना। 300 साल पुराना। तो उस वक्त जब मंदिर बना था, इसका स्वरूप क्या था, क्या परिक्रमा होती थी, धर्मशाला, कुआं, पीपल, तुलसी जी, क्या था आसपास पूरा? इस मंदिर के साथ एक कुआं था, एक पीपल का पेड़ था। मंदिर के आगे 4 फुट की परिक्रमा मार्ग था, जैसा चबूतरा बना हुआ है। हाँ, ऐसे सब चारों तरफ था। चारों तरफ। हाँ। तो ये तो हमें इतनी याद है। हाँ। और मंदिर की दीवारों पे वो देवी देवताओं की, पार्वती जी की और देवताओं की मूर्तियां शिखर पे वो स्थापित थी। अच्छा। कुछ मूर्तियां जो हैं वो कुएं से भी बरामद हुई, 3 मूर्तियां निकली। वो उन मूर्तियों का क्या महत्व है, क्या वो मंदिर की थी या फिर कहां से आई?
ना अब तो मैंने जो कल मंदिर देखा है तो वहाँ मूर्तियाँ तो जो स्थापित मूर्तियाँ वो नहीं है वहाँ पर, तो वो तो वही तो वो हाथ तोड़ कर डाल दी गई होंगी वहाँ से तोड़ कर मूर्तियाँ वो कुएं में डाल दी गई होंगी। किसने ये मूर्तियां तोड़कर डाली, कुछ जानकारी आपको? क्योंकि हमारे वहाँ हिंदू आबादी है नहीं, जो आबादी वहाँ पर है उसी आबादी का ये काम है। मुस्लिम आबादी का? जाहिर है जो वो आबादी हमारी वहाँ है नहीं, और हमारी आबादी का आदमी ऐसा काम करेगा क्यों? अच्छा, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, पूरा इलाका ये कैसा था? इसमें मुस्लिम आबादी कितनी थी, हिंदू आबादी कितनी थी, और किस तरह का माहौल था? उस वक्त तो हमारे 40-45 रस्तोगी परिवार थे, जो हम आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार भी थे। तो 2-3 कुनवेदार थे हमारे, वो सब लोग वहीं रहते थे, प्यार मोहब्बत से। कारोबार हमारा बाजार में था, तो कारोबार करके अपना शाम को अपने बस्ती में लौट आते थे। आसपास हमारा मुस्लिम आबादी थी, और मुस्लिम आबादी तो थी, वो बहुत बड़ी आबादी थी। लगभग 4 मोहल्ले मुसलमानों के हमारे से बस्ती से लिंक करते थे। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जो है हिंदू परिवार या फिर जो रस्तोगी परिवार था, पूरा कुनबा था, वो एकदम पलायन कर गया? वो तो 78 तक तो वहाँ रहे हैं हम। 78 के बाद वो वहाँ पर जो सांप्रदायिक दंगा नगर में हुआ, उसकी दहशत पर, उसमें जो आगजनी हत्याएं हुई हैं, नरसंहार हुआ है, उसके बाद जो दहशत हम लोगों में फैली, और हमारे परिवार में ये एक बारदाने का गोदाम था अंगनलाल जी का, उसमें आग लगा दी गई। लाखों रुपए का उसमें नुकसान हुआ था उनका। उसके बाद वो दहशत हमारे घर में रही, तो हम लोग वो डर के मारे वहां से हम छोड़ के चले गए। अच्छा, डर और दहशत किस बात की थी? मैं थोड़ा सा आपसे डिटेल में जानना चाहता हूँ कि किस बात की का डर था? ठीक है, दंगे हुए, मामला शांत हो गया, पुलिस भी आ गई, लेकिन डर और दहशत किस बात की? डर और दहशत अपनी जान के और कारोबार की थी। हमारी जान को खतरा हो गया था। किनसे? जो आसपास के मोहल्ले के लोग घिरे हुए थे जिनसे हम, उसी आबादी से हमको खतरा हुआ। सारा काम ही उसी आबादी ने करा। नरसंहार का काम हमारे आसपास की जो मुस्लिम बस्तियां हैं, उन्हीं के लोग उसमें पकड़े गए बाद में। तो ये बताइए कि वो परेशान कैसे करते थे? क्या घर की बहू बेटियों को परेशान करना, या फिर बली वली की भी आप जिक्र कर रहे थे? क्या था? ये तो हर मोहल्ले में वो भी करते थे। अक्सर लड़कियां स्कूल जाती थी, कॉलेज जाते थे, हमारे घर के बच्चे जाते थे, तो ये दिमाग में रहता था ये सुरक्षित लौट के आ जाए, कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई दुर्घटना ना हो जाए इनके साथ। तो एहतियात से रहते थे, क्योंकि हम लोग ऐसे थे जैसे कि दांतों के बीच में जीभ रहती है, इस तरह से रहती थी। तो क्या ऐसा भी होता था कि भाई मांस खाकर हड्डियां जो है हिंदू घरों की तरफ फेंक देना, या कुछ ऐसा? ये तो स्वाभाविक बात है। वो तो जब चूंकि हमारे पिछवाड़े मुसलमान, हमारे बराबर में मुसलमान, तो वो तो चूंकि हम मोहल्ले में रहते थे, तो वो जो सभी उनका कल्चर संस्कृति है, उसका प्रभाव हम पर पड़ता था। तो आपका कितना बड़ा मकान था, और कितने में बेचा, और उस वक्त कीमत क्या थी उसकी? क्या कम में बेचा, जबरदस्ती आपसे साइन कराए गए, या मजबूरी में आपको जो है बेचना पड़ा, और किस परिवार को बेचा? मेरा अपना 400 गज का मकान था। 400 गज का? कितनी कीमत थी उस वक्त? 8 लाख की हुई। 8 लाख रुपए के करीब की। और आपने कितने रुपए में बेचा उसे? हमने बेचा उसे 5200-5300 रुपये में। तो मजबूरी में बेचना पड़ा आपको? तो नहीं बेचते तो हम मारे जाते। अच्छा, इतना डर था? हो, इतनी डर था। अभी भी पुलिस वहां से हटा लीजिए तो पता चल जाएगा आपको, दालाली गवाओ। तो अच्छा, जब आप 78 से में शिफ्ट हुए, तब जो है पूरा परिक्रमा मार्ग और ये कुआं, पीपल सब था? पीपल भी था, कुआं भी था। तो फिर ये इस पर कब्जा किसने किया, किन लोगों ने किया? ये पूरा मंदिर जो है दबाने की कोशिश हुई? तो जो वहाँ की, ये तो प्रशासन देखे कितने कोशिश करी, वहाँ की जो रिहाइश है, जो निवासी है वहाँ के, उन लोगों ने की होगी। क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई आपने जो वहाँ के आसपास के लोग थे, जो मुस्लिम परिवार थे, उन्हें आपने कहा कि भाई हम तो यहाँ रहते नहीं, तो आप मंदिर के चारों तरफ अपने घर बना सकते हैं, ऐसा कुछ कहा? ऐसा कोई हिंदू नहीं करता। ऐसा कोई हिंदू अपनी आस्था से खिलवाड़ नहीं करेगा। वो तो यही चाहेगा कि मेरी जो धर्म स्थल है वो सुरक्षित रहे, भगवान का वास होता है उसमें, उसकी सारी आस्था उससे जुड़ी होती है अंतर्मन से, तो हिंदू क्यों कहेगा ऐसा? ये तो बिल्कुल गलत बात है। वो तो वहाँ की जो रिहाइश आबादी है, वहाँ के लोगों ने अतिक्रमण किया, चाहे वो ऊपर किया या साइड में किया, पीछे भी परिक्रमा थी, वो भी नहीं है। तो मंदिर आपका खुला है, क्या कहेंगे इसको लेकर 46 साल बाद दर्शन करने? हमारा बहुत खुशी है कि हमारे पूर्वजों का मंदिर ये हमें
खुला हुआ मिला और हमें वहाँ पर पूजा शुरू हो गई। जिला प्रशासन का धन्यवाद है और हम तो साहब अपने हृदय से आभारी व्यक्त कर सकते हैं। ये जो आप जिन बुजुर्ग को सुन रहे थे, ये उसी रस्तोगी परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने इस मंदिर को की देखभाल किया करते थे, क्योंकि मंदिर तो बहुत पुराना है। ये इन्होंने अपनी आगे की लंबी बातचीत है इसमें बताया कि मंदिर तो मुझसे पहले मेरे परिवार के लोगों ने और पूर्वजों ने बनवाया था। कुछ लोग कहते हैं 300 साल पुराना मंदिर है। अब इस मंदिर की कार्बन डेटिंग कराने की मांग एएसआई से की गई है, ताकि कितनी आयु है इस मंदिर की, कब बना था, वो एग्जैक्ट हमें एक समय काल या कालखंड जो है वो पता चल पाए। लेकिन उन्होंने बातें क्या कही कि हमको क्यों मजबूर होना पड़ा ये मंदिर छोड़कर जाने के लिए, कि 1978 में जो बलवा या दंगा हुआ था उसकी इतनी दहशत थी यहाँ लोगों के मन में कि उनको अपने घर बार दुकानें सब छोड़ करके चले जाना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े विस्तार से 1978 के दंगों के बारे में कल बताया था और कहा था वो नरसंहार था हिंदुओं का, इसमें तकरीबन एक अनुमान के मुताबिक 184 हिंदू लोग जो हैं उनको मार दिया गया था। बड़ी नृशंस हत्याएं की गई थी। संभल में वैसे दंगों का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, लेकिन ये 1978 का दंगा सबसे भीषण, सबसे विभत्स, सबसे बड़ा दंगा हुआ था, जिसमें हिंदू पक्ष का ही नुकसान किया गया था। हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, उनके घरों दुकानों को आग लगा दी गई, लूटपाट की गई थी। 1947 के बाद से संभल में 15 दंगे हुए, एक रिकॉर्ड आपको मैं दे रहा हूं। लेकिन 1978 के दंगों को याद करके आज भी यहां के जो हिंदू परिवार हैं वो सिहर जाते हैं। 1978 का वो दिन होली के 3 दिन बाद का था। होली के 3 दिन बाद वो दंगा हुआ था, जिसमें 184 से ज्यादा हिंदुओं को कत्ल किया गया था। यही खग्गू सराय का इलाका था जिसमें ये मंदिर मिला है, और यहां 100 यहां और इसके आसपास 100 परिवार, हिंदू परिवार रहा करते थे। 1978 तक यहां पर 100 हिंदू परिवार रहते थे। आप अंदाजा लगाइए, एक अच्छी खासी आबादी होगी। अभी रस्तोगी जी बता रहे थे हमारी सारी रिश्तेदारियां थी, सब आसपास हम लोग यहीं रहते थे। लेकिन वो दंगा हुआ, उसमें इनके परिवार के लोगों की भी हत्याएं की गई, और ऐसा डर घर कर गया कि ये सारे के सारे परिवार यहां से एकाएक छोड़ करके चले गए। कोई संभल आ गया, किसी दूसरे इलाके में बस गया, किसी ने कहीं और दुकान कर ली, कोई शहर ही छोड़ करके चला गया, संभल ही छोड़ दिया कई परिवारों ने। ऐसे परिवार कई आज दिल्ली और गाजियाबाद में भी रहते हैं, उनसे भी हमारे सहयोगियों ने बात कर दी। जो बिजनेस करते थे वो बंद कर दिए। जो मंदिर बने थे, जिसमें ये मंदिर मौजूद है, शिव जी का मंदिर, इसको भी छोड़ करके चले गए। काफी वक्त तक यहां पर उन्होंने कभी तीज त्योहारों पर आकर पूजा करने की कोशिश की, कभी मंदिर में पुजारी भी रखा, लेकिन जब यहाँ परिवार ही नहीं बचे तो धीरे धीरे मंदिर में पूजा होनी भी बंद हो गई। मंदिर में पूजा बंद हुई तो मंदिर पर अतिक्रमण हो गया। वो अतिक्रमण आज हटाया जा रहा है। 1978 के बाद एक भी हिंदू परिवार यहां पर नहीं था। क्यों? क्योंकि यहां रहना उन्हें सुरक्षित नहीं लगता था। ये बताइए कि आपका क्या नाम है? देवेंद्र रस्तोगी। यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, यहीं था। आप ही के परिवार का मंदिर है ये? हाँ, मंदिर के सामने वाला मकान हमारा। अच्छा, जो जिसके आगे कुआं है? हाँ हाँ, कुआं वो हमारे मकान। तो आपने मकान क्यों बेच दिया? हमारे बाबा के गोली मार दी गई थी यहाँ पे, धर्मशाला के पास। उसकी दहशत थी, और फिर जो है 2-3 दिन बाजार भी, मार्केट भी बंद रहा था। मार्केट भी 3 दिन बंद रहा था जब गोली मारी गई थी उनके, तो और दूसरे समुदाय के लोगों ने गोली मारी थी। बोलिए। और फिर जो है यहाँ पे लड़कियां आती थी स्कूल से पढ़ के, तो उन दीपासरा के लड़कों ने उन्हें छेड़ते थे, उन्हें रोज छेड़ते। हिंदू की लड़की आती थी इसी मोहल्ले की, खग्गू सराय की, उन्हें छेड़ा जाता था। और फिर 78 के दंगे हुए थे, छत पे, हाँ, छत पे खड़े होकर देखा तो सब में चारों तरफ आग लगी हुई होती है। हिंदुओं के घरों? हाँ, हिंदुओं के गोदामों में, दुकानों में, उधर नकाशे में। तो घर कितने में बेचा आपने? हमने तो 2000 रुपए गज में बेचा था, 5 लाख।